हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स का, और लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि अपनी जो क्लासेस होंगी उनकी कुछ खास बातें क्या होने वाली है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली बात, अपना जो सिलेबस चलेगा बेटा वो जेई और नीट लेवल पे चलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 11वीं की तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी, जो आपके स्कूल्स के एग्जाम है, साथ ही साथ आपकी नीट और जेई की भी तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि हम आपको क्लास में कॉन्सेप्ट्स के अलावा सारे जेई और नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवाएंगे। और उसके साथ साथ आपको डेली बेटा उसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस वीडियो के चेक करोगे तो एक बेटा पीडीएफ मिलेगा और वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। काइंड ऑफ आपका होमवर्क है। तो जैसे ही लेक्चर अपना खत्म होगा आप लोगों को यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है बेटा, लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपका होमवर्क है, वो क्वेश्चंस आपको लगा लेने। तो कंटिन्यूअसली हम पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिस क्लास में भी करेंगे और होमवर्क के तौर पे अपनी तैयारी को चेक भी करते रहेंगे। एक राइट और सही तरीका, राइट, सही तरीका बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक। तो शुरुआत करते हैं बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बहुत ही बेसिक चीज से। फिजिक्स का बेसिकली बेटा ये पहला चैप्टर और उसका भी पहला लेक्चर। फिजिक्स क्या है आप 9th में 10th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो चीज़ों को, और मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जेई के एग्जाम में पूछी जाती है, कहाँ नीट के एग्जाम में पूछी जाती है और कहाँ जेई के एडवांस के एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जब डील करते हैं ना अपने एनवायरमेंट में, राइट, किसी भी चीज़ के साथ में, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को डील करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में डील करते हैं, राइट। और फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और जो फिजिक्स के लॉज के द्वारा डिस्क्राइब की जा सकती है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करें और जिनको मेजर किया जा सकता है। मेजर किया जा सकता है मतलब कि जैसे कि मास हो गया, राइट, मास को आप मेजर कर सकते हो कि भाई कितना किलोग्राम है, राइट। आपका लेंथ हो गया, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो कि भाई कितनी मीटर लंबी सड़क है, कितनी किलोमीटर लंबी सड़क है, सब कुछ मेजर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए टाइम हो गया, है ना, जैसे कि मान लीजिए फोर्स हो गया, है ना। ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि इनको मेजर किया जा सकता है और इनको ये जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के लॉज पे डिस्क्राइब भी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मेरे को मैं बताऊं, क्या बताऊं बेटा, कि आप आज कितने खुश हो, मतलब हाउ हैप्पी आर यू टुडे, या मैं पूछूं कि आज आप कितने दुखी हो, आज आपको कितना दर्द हो रहा है, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। इसको किसी चीज से मेजर कर सकते हो क्या? खुशी को। और लेंथ को मेजर करना स्केल से भी कर सकते हो, है ना, इंच टेप से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। मास को मेजर करना बट्टे से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आता है उससे कर सकते हो। टाइम को मेजर करना है सेकंड में कर सकते हो, घड़ी तो आपको टाइम ही तो दिखाती है। फोर्स को मेजर करना, बहुत सारी चीजें हैं भाई मेजर करने के लिए, बहुत सारी चीजें, ठीक। लेकिन हैप्पीनेस, सोरो, पेन, ये सारी चीजें बेटा आप लोग मेजर नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉट योर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, फिजिक्स के लॉज को जो डिस्क्राइब करती है। बेसिकली मेजरेबल क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। फंडामेंटल, ठीक है, एंड डिराइव्ड। बहुत ही बेसिक चीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। यहां लिख देता हूं, चलो। इसके अलावा एक और होता है बेटा सप्लीमेंट्री, लेकिन ठीक है उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, अभी के लिए हमें दो ही समझने, ठीक है जी। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। अच्छा, क्या मतलब है इन दोनों का? बेटा हमने क्या किया, हमने ना आर्बिटरीली, अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब जो मैं बताने वाला हूं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज वो इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि कोई रीजन है, कोई लॉजिक है, नहीं, आर्बिटरीली चूज कर ली गई। आप किसी और को भी फंडामेंटल मान सकते थे, लेकिन क्या है कि जब सिस्टम्स एस्टेब्लिश हो रहे थे, अब इसका रीजन आपको पता भी चलेगा जब हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, जब हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटी थी, सुनना ध्यान से, जिन पे बाकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो ऐसी 7 क्वांटिटीज चूज कर ली गई और उन 7 के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी।
ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी थी? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल हमने 7 क्वांटिटी मानी है ना, अभी के अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात करूं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है बाकी सभी क्वांटिटी से। यानी कि बाकी सभी जो क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं, और बाकी सभी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? ड्राइव्ड। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे उसे ड्राइव्ड कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम है, नाम सुनने के पर्पज से बताएं, इनके बारे में भी इंडिपेंडेंटली बात करूंगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उसका होता है बेटा एक मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा? उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा शायद, लेकिन नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। जहां भी आपको कितना का सेंस आए, जहां भी आपको कंपैरिजन फील हो, समझ लेना मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये पर्सन मेरे से कितना लंबा है हाइट में, तो कितना का सेंस आ गया, कितना लंबा हाइट में, तो आप क्या मेजर कर रहे हो वहां पे? हाइट। हाइट भी एक काइंड ऑफ लेंथ ही है, राइट? तो आप कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो? लेंथ। ठीक है, क्लियर है? सब सिंपल सी बात है। अच्छा अब उसकी लेंथ कितनी है या उसकी हाइट कितनी है और मेरी हाइट कितनी है, तो वो जो कितनी है ना, वो मैग्नीट्यूड हो गया लेंथ का, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। क्वांटिटी कौन सी जो मेजर कर रहे हैं हम? लेंथ। क्वांटिटी कौन सी है जिसको मेजर कर रहे हैं? लेंथ। और कितनी है उसकी लेंथ? मान लो उसकी लेंथ है 5 फीट और 11 इंच, मेरी हाइट या लेंथ बोल लीजिए 5 फीट और 9 इंच है, राइट? तो ये पर्सन मेरे से 2 इंच बड़ा हो गया, तो इसका जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो मेरी लेंथ के मैग्नीट्यूड से 2 इंच ज्यादा है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अच्छा सोच के देखो, मैं आपसे कहूं कि 5, सिर्फ ये बोल दूं मैं 5, अब 5 क्या? 5 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, 5 आम, 5 गधे, 5 घोड़े, 5 क्या? तो नंबर्स मैथ्स में सेंस बना सकते हैं इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली, फिजिक्स में नहीं बनाते। क्यों? फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज का होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। कौन सी 2 चीजें? एक नंबर और एक उस नंबर को एसोसिएट करने वाली एक और चीज जिसे हम कहते हैं यूनिट। अगर मैंने कहा 5 किलोग्राम तो अब आपको समझ में आ गया कि मात्रा की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही 5 किलोग्राम। अगर मैंने आपसे बोला 5 किलोमीटर तो आपको समझ में आ गया कि लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। अगर मैंने आपसे बोला कि 5 आवर्स तो आपको समझ में आ गया कि टाइम की बात हो रही है। तो जब तक आप यूनिट स्पेसिफाई नहीं करोगे, ये क्या है, इनको यूनिट ही बोलते हैं, जब तक आप यूनिट स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक बेटा नंबर्स का कोई सेंस नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, नंबर और यूनिट, इसको कहते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा किसी भी क्वांटिटी का? मैग्नीट्यूड होता है n इंटू यू। n क्या है? कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या है बेटा? कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है। और u क्या है? यूनिट है। क्या है बेटा? यूनिट है। ठीक है, यूनिट क्या होती है अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी सेम क्वांटिटी से, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी लेता हूं, उसे कहते हैं मास। अब मैं मास को कंपेयर कर रहा हूं, 6 किलोग्राम को कंपेयर कर रहा हूं मैं 4 किलोग्राम से। सुन लो जरा ध्यान से, किससे कंपेयर कर रहा हूं? 4 किलोग्राम से। तो देखो यहां पे यूनिट किलोग्राम है, यहां पे भी किलोग्राम है, तो सेम यूनिट हो गई। क्या हो गई? सेम यूनिट। तो जब सेम यूनिट होती है तो जो नंबर बड़ा होगा वो क्वांटिटी बड़ी होगी। अब आपको पता ही है, तो 6 किलोग्राम 4 किलोग्राम से बड़ा होता है, पता है या नहीं पता है? 6 किलोग्राम 4 किलोग्राम से ज्यादा होता है, ये तो पता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके मैग्नीट्यूड से। अगर यूनिट सेम है, सेम है, सेम है, दोबारा सुन लो, यूनिट सेम है, तो उस केस में, अगर यूनिट सेम है तो उस केस में जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगी, n जिसका ज्यादा होगा, वो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है u के। समझ में आ गया सभी लोगों को? खैर इस पे और भी काफी सारी बातें हमें करनी है, ठीक है, बट उससे पहले फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन फंडामेंटल बेटा 7 क्वांटिटीज को चूज किया गया, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज को चूज किया गया, और उसके अलावा यहाँ पे सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती है बाकी सभी क्वांटिटीज से, आर्बिट्ररीली चूज की गई थी बेटा। मास, लेंथ,
टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, 1 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो अपने कभी काम नहीं आएगा, ना 11th में ना 12th में। 11th में मेजरली काम हमारा मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर से हो जाएगा। मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर से हो जाएगा। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती है बेटा, इनके अलावा आपको जो भी क्वांटिटी समझ में आती है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स, प्रेशर, जो भी समझ में आती है वो सब की सब क्या होगा, इनके अलावा इन 7 को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है बेटा, डिराइव्ड है। और ये सारी क्वांटिटी इनसे ही निकलेंगे, अभी हम निकालेंगे भी इनको, डोंट वरी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, आर्बिट्रली चूजन 7 क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 तरह के पार्ट में बांट लिया है। ठीक, क्लियर, नोट कर लिया सभी ने। चलो बेटा, अब हमने जब एक टर्म बोली थी छोटी सी, यूनिट, तो यूनिट जो है बेटा बहुत बड़ी चीज है बेसिकली, है ना। यूनिट की चर्चा कर लेते हैं, फिर यूनिट क्या होती है। सुनना जरा ध्यान से। पहले क्या होता था बेटा, मतलब ऐसा होता था कि कई जगह पे ना, कई चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम यूज किए जाते थे। सिस्टम बोल रहा हूं अभी, इसको यूनिट बोल दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मास को अगर मेजर करना है तो हम किलोग्राम में कर रहे थे, यूएस में पाउंड में मेजर हो रहा था मास, पाउंड में, है ना। आपने कभी रेसलिंग वगैरह देखी हो जो अमेरिका में होती है, तो वहां पे, या फिर आपने ओलंपिक्स वगैरह में देखा हो, तो देखो रेसलर को अनाउंस करते हैं तो बोलते हैं कि 236 पाउंड्स, उसका जो मास है उसको मेजर करने के लिए बोल रहे हैं 236 पाउंड्स। तो वहां किलोग्राम में नहीं बोलते, वहां पाउंड में बोल रहे हैं, राइट। तो बहुत डिफरेंट तरीके थे एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के। क्वांटिटी मास ही है। जैसे हम यहां पे इंडिया में जनरली जब चीजों को नापते हैं तो मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कहीं पे, है ना, पहले, आप तो नहीं जाते, पहले जाते थे तो लोग क्या करते थे, कपड़े सिलवाते थे पहले। तो कपड़े सिलवाने के लिए उनको ना कपड़ा लेना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। तो जैसे सूट वूट सिलवाना आपको, तो सूट का आप कपड़ा लेने गए तो आपको 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मीटर में नापते हैं कपड़े को, राइट। उनके पास स्केल भी होता है मीटर का। यूएस में बेटा उसे फीट में नापा जाता है कि कितने फीट कपड़ा दे दूं, है ना। तो देखो, नापी तो सेम ही चीज जा रही, लेंथ नापी जा रही है कपड़े की। क्या नापी जा रही, लेंथ, बट नापने का तरीका सबका अलग अलग है, सिस्टम सबका अलग अलग है। हम मीटर में नाप रहे हैं, वो लोग फीट में नाप रहे थे। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो ना एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है, उसे यूनिट कहते हैं। ये लिखा हुआ है, चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इज कॉल्ड अ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सिंपल है, मतलब आपको किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्रेडिक्ट करना है तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में एक रेफरेंस, चोजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐड करना पड़ेगा। उस रेफरेंस को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और उसके मल्टीपल में आप किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक तो। अच्छा, अब यूनिट जो है ना बेटा, इसके बहुत सारे सिस्टम है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, क्या है इसके बहुत सारे सिस्टम्स। अब उन सिस्टम्स के मैं नाम बता देता हूं आपको। देखो, पहला सिस्टम है सीजीएस, ठीक है, इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिर एफपीएस, फिर एमकेएस, और अभी जो चलता है बेटा वो है एसआई। ये सारे पुराने हैं। ठीक है, सीजीएस का मतलब क्या है, सुन लो जरा ध्यान से। यहां पहले जो लिखा हुआ है ना, यहां इसको छोड़ दो, एसआई को, स्टैंडर्ड यूनिट है अभी इंटरनेशनल सिस्टम का। इन तीनों को देखो, यहां पहले जो लिखा हुआ है ये सी फॉर सेंटीमीटर, एफ फॉर फीट, एम फॉर मीटर। मतलब पहले जो लिखा हुआ वो लेंथ को मेजर कर रहा है। किसको मेजर कर रहा है, लेंथ को। मतलब यहां लिख देता हूं मैं, पहली जो डिजिट है वो लेंथ को मेजर कर रही है, ठीक है। दूसरी जो जी लिखा हुआ है वो मास को मेजर कर रही है।
और तीसरी जो चीज लिखी हुई है वो टाइम को मेजर कर रही है। और हमारा मेजरली जो काम है बेटा लेंथ मास टाइम से हो जाएगा। 11th क्लास में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मास लेंथ टाइम टेम्परेचर से आगे किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, नहीं पड़ेगी जरूरत। इन्हीं में हमारी सारी 11th खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यूनिट ऑन डायमेंशन बेटा ऐसी चीज है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटीज की डेफिनेशन सीखते जाएंगे, उनका मीनिंग सीखते जाएंगे, तो ये तो हम अपने आप ही निकालने लग जाएंगे। इनको सीखना नहीं होता है, दे कम बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप आते हैं हमारे पास में और हम सीखते चले जाते हैं। हमें याद नहीं करनी होती है कभी भी, ये हमारे साथ हम इतनी पढ़ लेंगे ना फिजिक्स में कि हमें बार बार याद हो जाएगा कि भाई हाँ ये है, ये है, ये बस हो गया काम। ठीक, सुनना जरा ध्यान से। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब लेंथ को सीजीएस में मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, मास को किया जाता था ग्राम में, और टाइम को किया जाता था सेकंड में, है ना। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस का मतलब है फीट पाउंड सेकंड। अच्छा, एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अच्छा, एसआई का मतलब क्या है? बेटा अभी क्या है कि हम यहां पे सिर्फ 3 चीजों को मेजर कर रहे थे, लेंथ, मास और टाइम। इसमें ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड कर ली गई। मतलब 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड कर ली गई। इसलिए बेटा एसआई सिस्टम जो है अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ये भी बोल सकते हो। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सातों के सातों फंडामेंटल यूनिट्स इसमें यूज किए जाते हैं, सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, एकदम क्लियर है। अच्छा, अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होती हैं वो भी बता देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस समझ में आ गया। सेंटीमीटर लेंथ में, सेंटीमीटर में मेजर करते थे, ग्राम में मेजर करते थे मास को, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। और सिमिलरली एफपीएस में फीट में लेंथ, पाउंड में मास और सेकंड में टाइम। अगेन एमकेएस में मीटर में मास, लेंथ, किलोग्राम में मास और सेकंड में टाइम को सेकंड में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जैसे बेटा सिस्टम होता है यूनिट्स का, ऐसे ही पढ़ाई का एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को फॉलो करके आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो अपने एग्जाम में, या अपना जो टारगेट आपने बनाया हुआ है जेईई और नीट, उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए बेटा हमारे जो बेस्ट कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं डाउटनट ऐप पर। और ये कोर्स जो आपका क्लास 11th का है, जेईई नीट लेवल पे आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। साइंस स्ट्रीम जिन बच्चों ने ले ली है या जो अभी भी संशय में है और साइंस लेके एक अच्छा डॉक्टर या एक बहुत बड़ा इंजीनियर या फिर कोई अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी आईआईटी से पढ़ के, तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच। आपकी टीम आप सभी लोग जानते हैं, सभी टीचर्स को। सचिन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, विनय सर बायोलॉजी, तानिया मैम इंग्लिश, और अक्षय सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ भास्कर सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बहुत ही तगड़ी टीम है। उसके साथ साथ बेटा कुछ फीचर्स है जो बता देता हूं। जेईई नीट लेवल की जो क्लासेज होंगी उनमें आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेईई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नीट के लिए साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी दिया जाएगा ताकि आपकी स्कूल की एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा आपको जो लास्ट ईयर का बैच है बिलीवर्स बैच, वो भी इसी कोर्स में इंक्लूड होकर मिल जाएगा। इनकेस आप आगे का कोई पोर्शन पढ़ना चाहते हो, अगर आपके स्कूल में कुछ आगे का चल रहा है और वो पढ़ना चाहते हो, तो लास्ट ईयर का भी आपको बिलीवर्स बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा चैप्टर टेस्ट, चैप्टर के नोट्स और प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए बैच, बिलीवर्स बैच नाम है इसका। और इस बैच की और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर चल रहा है बेटा, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको जस्ट इन केस चाहिए। अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि ये कोर्स कितने रुपए का मिलेगा, तो बेटा ये कोर्स की एक्चुअल प्राइस तो 10,000 है, बट अभी 30 अप्रैल तक ये 4,999 का आप लोगों को मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा, राइट। जब भी आप डाउटनट ऐप पे ये कोर्स ले रहे हैं तो कूपन कोड आपको बिलीवर्स लगाना पड़ेगा, और सिर्फ 30 अप्रैल तक ये ऑफर है।
एक्चुअल प्राइस 10,000 है। कई बच्चों ने कॉल किया था तो 10,000 में भी वो बोल रहे थे कि सर हम थोड़े दिन लेट हो गए, क्योंकि पहले ऑफर 5 अप्रैल तक था। उसके बाद बच्चों ने कोशिश की लेने की, और क्योंकि एक्चुअल प्राइस इसका 10,000 जा चुका था तो हमने थोड़े टाइम के लिए इसे एलोंगेट कर दिया है। बट दिस विल बी द लास्ट टाइम 30 अप्रैल, राइट। तब तक आप इसे इतने में ले सकते हो। ये कॉल कर सकते हो किसी भी नंबर पे, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो, राइट। चलो अब बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनके सिंबल्स के बारे में मैं बात करूंगा। ये 7 क्वांटिटीज है फंडामेंटल जो है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को बेटा हम लोग एसआई सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एसआई की, क्योंकि हम एक्चुअल में सारा काम अब करने एसआई में है, सिस्टम एसआई सिस्टम में करने वाले, राइट। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, स्मॉल एम से इसका साइन दिखाएंगे। मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में। एमकेएस जैसा ही है, एमकेएस जैसा ही एसआई, बस एमकेएस में 3 होती थी, एसआई में 7 हैं, राइट। मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, केजी से दिखाएंगे। बात करूं अगर मैं टाइम की तो सेकंड में मेजर करेंगे, स्मॉल एस से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा वो एम्पियर होगा, उसे ए से दिखाएंगे। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होगा, के से दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो होगा एसआई वो मोल होगा, उसे एमओएल से दिखाएंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होगा कैंडेला होगा, और इसे सीडी से हम दिखाएंगे, राइट। तो एक बार ये सारी की सारी जो जानकारी मैंने बताई है इसको बेटा नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। सातों के सातों फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल हैं और उनकी यूनिट्स एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। कौन सी यूनिट है बेटा? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट है। साथ में लिख भी देता हूं आप लोगों को यहाँ पे, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यूनिट्स की बात हो गई, ठीक है। सातों के सातों फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। और अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को कि रिलेटिवली अगर मैं जेई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जेई में मैं दोनों चीजें कंसीडर कर रहा हूं, मेन भी और एडवांस भी। लेवल आपको क्वेश्चंस का दिखाता रहूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्वेश्चंस आप लोग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां से आपको होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल एक सवाल आता ही है। जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, सुन लो ध्यान से, और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी फंडामेंटल को ही बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। किसी को समझ नहीं आया? किसी को समझ नहीं आया? देखो, डायमेंशन का मतलब है कि आप एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो फंडामेंटल हो और चाहे वो डिराइव्ड हो, आप उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब ये वाली क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही, वो पावर को डायमेंशन कहते हैं, वो पावर को डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया। अब मैंने कहा कि एरिया की आप डायमेंशन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? डायमेंशन बता दीजिए। अच्छा, बात तो सही है सर। तो आपने कहा सर मैं किसी भी चीज का एरिया निकाल लूं, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा लेंथ की पावर 2 आती है। मतलब आप कोई भी, अब जब डायमेंशंस की हम बात करेंगे ना, तो आपको जिस चीज की फॉर्मूला पता है वो लगा देना, वहां से आपके पास करेक्ट डायमेंशन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एरिया निकालना चाहता हूं, मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, या आप मान लीजिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? किसी का भी एरिया मतलब एरिया होता है, अब चाहे किसी का भी हो, डायमेंशन हमेशा सेम रहेगी। एरिया किसी का भी हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्कल का हो, चाहे ट्राइंगल का हो, चाहे किसी भी शेप का एरिया हो, डायमेंशन उसकी सेम रहेगी। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है कौन? एरिया, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, एरिया जो होता है बेटा वो होता है लेंथ, ठीक है, इनटू लेंथ, ठीक है। मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है,
अरे विड्थ बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो, होती तो लेंथ ही है ना, वो भी मेजरमेंट तो लेंथ का ही कर रहे हैं। मेजरमेंट किसका हो रहा है? लेंथ का हो रहा है, सिंपल सी बात है। यानी कि एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या? लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ एरिया को बोलते हैं। तो एरिया बेसिकली लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के स्क्वायर पे। ठीक है, कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, तो एरिया की डायमेंशन हो जाएगी, ऐसे दिखाते हैं डायमेंशन को। एरिया की डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। MLT में हमें बेसिकली सिस्टम को दिखाना है। अगर आप MLT में नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m और t पे तो ये डिपेंड कर भी नहीं कर रहा है। m और t पे तो ये डिपेंड कर भी नहीं रहा है, सिर्फ किस पे कर रहा है? लेंथ की पावर 2 पे। तो सीधा सीधा लिख दो l की पावर 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ऐसे दिखाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को, ऐसे दिखाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटीज मैं यहां पे लिखूंगा, उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखूंगा, और वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, याद करने हैं। उनसे आप बाकी डायमेंशनल फॉर्मूलाज या बाकी डायमेंशंस को बहुत इजीली निकाल पाओगे, और आपके लिए काफ़ी इजी होगा किसी भी न्यूमेरिकल को सेकंडों में सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो बेटा सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेता हूं मैं। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला का ये मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर के रूप में प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, सुनना जरा ध्यान से। यहां पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा, ठीक है, यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, और वहां पे मैं डायमेंशन लिख दूंगा। ठीक है, यहां पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा, यहां फॉर्मूला लिखूंगा, या डायमेंशन लिख दूंगा। पहले मैं क्वांटिटी लिख देता हूं, मास, पहले तो फंडामेंटली लिख लेते हैं, लेंथ, टाइम, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। ये 5 क्वांटिटीज है पहले तो। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी तो खुद ही फंडामेंटल है, हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कोई क्वांटिटी फंडामेंटल की कितनी पावर पर डिपेंड करे, उसी को हम डायमेंशन बना देंगे। ठीक है, तो मास तो बेटा मास तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ भी खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, टाइम भी खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड करती है। अब एरिया का मतलब है आपको किसी भी चीज का एरिया इमेजिन कर लेना है। चलो स्क्वायर का कर लो, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर कर दो। फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है? 2 पे। वॉल्यूम क्या होता है? स्क्वायर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो लेंथ की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। अरे किसी भी चीज का वॉल्यूम देखो यार, पावर 3 पे डिपेंड करेगा, जो लेंथ है उसकी पावर 3 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहां पे डायमेंशंस लिखते हैं। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो खुद की पावर 1 पे डिपेंड करता है, तो मास का डायमेंशन हो गया m1। सिमिलरली लेंथ का डायमेंशन हो गया L1। सिमिलरली टाइम का डायमेंशन हो गया T1। ठीक है, तीनों फंडामेंटल है। ठीक है, ये बेटा लेंथ की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो 2 पावर हो गई L की। M और T की 0 है, वो लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और लेंथ की पावर यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, MLT मास, लेंथ और टाइम, और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो अभी फर्स्ट बुक में तो आएगा नहीं, 11th की सेकंड बुक में आएगा, तो मैं टेम्परेचर को भी अभी इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बाद में आएगा। MLT से हमारी मैकेनिक्स जो फर्स्ट बुक है 11th की, वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो सीधा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, ठीक है ना, क्लियर है? चलो सुनो जरा ध्यान से, यहां तक की बात तो आई, जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गई है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो आप लोगों को। अगली क्वांटिटीज है बेटा डेंसिटी। फॉर्मूले सबने पढ़े हुए हैं इनके, और फॉर्मूले से ही डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है, स्पीड, और जो स्पीड की डायमेंशन है, फॉर्मूला तो क्योंकि सेम ही रहता है ना, वही वेलोसिटी की रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, साथ ही साथ में फोर्स। ठीक है, अच्छा देखना जरा ध्यान से, अब इनका फॉर्मूला देखना बेटा, और फॉर्मूले से फिर हम लोग ड्राइव करेंगे चीजों को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अब चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी होता है ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज करोगे तो बनेगा तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी को चेंज करने से वो क्वांटिटी कुछ और तो बन नहीं जाएगी, राइट। अच्छा, ये आ गया टाइम। और फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूले पता है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद है वो लिख देना। डायमेंशंस फॉर्मूले पे डिपेंड करती नहीं है, फॉर्मूला तो हेल्प है बेटा हमारी, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है, सुनना जरा ध्यान से। मास की हमें डायमेंशन पता है कितनी होती है बेटा, m की पावर 1, ठीक है। और हमें वॉल्यूम की भी पता है कितनी होती है, l की पावर 3। अभी अभी तो सीखी है, l की पावर 3 होती है। अब इसको l की पावर 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो l की पावर -3 हो जाएगा, तो m की पावर 1 l की पावर -3, ये हो गई किसकी डायमेंशन बेटा, डेंसिटी की डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस जो होता है बेटा, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मतलब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, मतलब अब लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की डायमेंशन होती है l की पावर 1, ठीक है। और टाइम की पावर होती है t की पावर 1, तो l की पावर 1 t की पावर -1, ये हो गई अपनी स्पीड की डायमेंशन। इसको ऊपर ले गए तो -1 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा ये याद रखने जो भी फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं। सिमिलरली एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, सिंपल। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली है, कितनी है, L1 t-1, ठीक है। और इसे डिवाइड कर दो t की पावर 1 से। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t की पावर 1, t की पावर -1 ऊपर है और ये वाला 1 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, -1 है, ये वाला 1 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी, मतलब L1 t की पावर -2, ठीक है, क्लियर है। चलो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की पावर होती है m की पावर 1, ठीक है। और एक्सेलरेशन की पावर अभी अभी निकाली है l की पावर 1 t की पावर -2, तो ये बन जाएगा m1 L1 t-2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा, अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है, अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये याद होनी चाहिए आपको। अब कोई फोर्स की डायमेंशन पूछे ना क्या होती है, m1 L1 t-2 बता देना तुरंत, m1 L1 t-2 तुरंत बता देना, याद होना चाहिए। अब ये डायमेंशन सारी याद होनी चाहिए, इनसे हम किसी भी और डायमेंशन को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में कहीं ना कहीं ये डायमेंशंस बहुत यूज होंगी, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको बता देता हूं वर्क, आपको बता देता हूं मैं एनर्जी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। अच्छा, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, उसके अलावा बेटा पावर हो गया, ठीक है। इनसे काम हो जाएगा अपना, बिल्कुल। सुनो जरा ध्यान से कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको फोर्स की डायमेंशन पता है क्या होती है बेटा, m1 L1 t-2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं मतलब लेंथ को मेजर कर रहे हैं, L1, ठीक है। L की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो वर्क की डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 t-2, याद रखनी है। एनर्जी में कोई भी फॉर्मूला लगाओ, mgh लगा लो, चाहे mgh लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। चलो मान लो आपने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का लिख दिया ½ mv², ठीक है। अब बेटा नंबर जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, नंबर को मेजर नहीं किया जा सकता ना, और नंबर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो कहाँ से डायमेंशन आ गई। तो डायमेंशन सिर्फ किसकी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से उनकी होती है, राइट। तो ½ mv² है बेटा, और पावर जो होता है वो होता है रेट ऑफ वर्क डन, मतलब W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन को पावर बोलते हैं, सबने 10वीं में पढ़ी हुई है ये चीजें, ठीक। अच्छा सुनो ध्यान से, ½ mv² है मतलब मास, ठीक है, और v वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, L1 t-1, ठीक है। याद होगा तो सारा काम हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी -2, तो m1 L2 t-2, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी की पावर जो है सेम आ रही, डायमेंशन जो है सेम आ रही है, m1 L2 t-2, ठीक है।
पावर जो है बेटा उसे रेट ऑफ वर्क डन कहते हैं। वर्क डन आपको पता है m1 L2 t-2, उसमें टाइम की पावर 1 का भाग दे दो, क्योंकि वर्क डन की रेट है तो टाइम का भाग देना है। इट विल बिकम m1 L2 t-3। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्यों, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हो रहा है इस लेवल की या इस तरह की फिजिक्स से। देख लो एक बारी जो भी डायमेंशंस मैंने लिखवाई हैं, है ना, और इनको नोट कर लो फटाफट फटाफट सभी लोग। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी और डायमेंशंस है, बहुत सारी और डायमेंशंस है जो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। इनसे काम हो जाएगा हमारा, काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। और बाकी जो हम नई क्वांटिटी सीखते हुए चलेंगे वो नई की नई क्वांटिटीज़ हमारी हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगे बेटा? नए डायमेंशंस को सीखने में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और क्वांटिटी लिख दूं, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। सबको फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता है तो काम हो गया। मतलब m इंटू वी होता है ना, होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता। अब वेलोसिटी में मास ऐड कर दो बस, तो m1 L1 t-1। अरे वेलोसिटी L1 t-1 होता है, इधर मास है तो m1 और ऐड कर दो, बस हो गया काम, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, टाइम, इनकी पावर्स जो होती है उन्हीं को हम लोग क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं। हम सिंपल है एकदम, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ऐसी खास कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, ठीक है क्या, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेसिकली वैसे तो, ठीक बेटा, समझ में आ गया। अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से कि सर हम डायमेंशंस पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। डायमेंशंस का बेटा एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, एक नहीं इनफैक्ट 4 यूज़ है जो हमें पढ़ने हैं, और वो चारों यूज़ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि डायमेंशंस कहाँ कहाँ आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन, जो हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं, डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन। उसके 4 यूज़ हैं, चारों यूज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आपको चेंज करना है किसी क्वांटिटी को, डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं आप। दूसरा बेटा यूज है इसका टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला को चेक करने के काम आएगा कि फॉर्मूला करेक्ट लिखा है नहीं लिखा है हमने, ठीक है, या फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, वो भी चर्चा कर लेंगे, पहले यूज तो सीख लें। तीसरा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और फाइनल है अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मल्टीपल क्वांटिटीज। मल्टीपल क्वांटिटीज के बीच में अगर आप लोगों को क्या करना है बेटा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा 4 हैं, इनकी हमें चर्चा करनी है, इनको इंडिविजुअली हमें पढ़ना है। पहला है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्मूला को देख सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है या सही है, उसको डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या है मैं समझा दूंगा आप लोगों को, बट हाँ डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब सुनना जरा ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि
1 किलोग्राम या मैं आपसे कहूं 1000 ग्राम, कौन बड़ा है इनमें से, दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से? आप कहोगे सर दोनों बराबर हैं, बट यहां तो किलोग्राम को हम लोग ऐसा ही यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम में हम लोग बेटा, ग्राम में अगर हम मास को मेजर कर रहे हैं मतलब सीजीएस यूनिट में कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में जो किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। सोच के देखो कि मैंने आपको 6 आलू दे दिए, मैंने कहा बेटा इनको तोल के लाओ, 2 बच्चे हैं उनको एकदम आइडेंटिकल आलू दे दिए, सेम शेप सेम साइज और हर आलू का मास भी उतना ही सेम एकदम, बट मैंने 2 बच्चों को दिए। अब एक बच्चे को दिए उसके पास में किलोग्राम के बट्टे हैं, एक बच्चों को दिए उसके पास में ग्राम के बट्टे हैं। तो एक बच्चा जाके तोल के लाया, बोलता सर ये 2 किलो आलू हैं, दूसरा बच्चा जाके तोल के लाया, कहता सर ये 2000 ग्राम आलू हैं। अब देखो मात्रा जो है आलू की वो तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी का सेम ही है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग आ रही, इधर अलग इधर अलग, आ रही नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, न्यूमेरिक वैल्यू अलग है, सिस्टम जो यूनिट जिसमें हम मेजर कर रहे हैं वो सिस्टम्स अलग अलग है, यूनिट्स अलग अलग है, 1 किलोग्राम में बता रहा है 1 ग्राम में बता रहा है, बट आलू तो 6 ही थे और आइडेंटिकल थे, तो आलू की मात्रा तो चेंज नहीं है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन एनी सिस्टम। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी remains same in any system of unit। मतलब आप सिस्टम ऑफ यूनिट कोई सा भी लो, आपकी जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का वो सेम रहेगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि एक सिस्टम है S1 और एक सिस्टम है मान लेता हूं S2, ठीक है, ये SI CGS FPS MKS कोई भी हो सकते हैं, दोनों जो हम जानते हैं, रामलाल श्यामलाल कोई भी नाम हो सकता है। अगर मैं SI में मेजर करता हूं या S1 सिस्टम में मेजर करता हूं किसी क्वांटिटी को, तो उसका मैग्नीट्यूड N1 U1 से लिखा सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर मैं दूसरे सिस्टम में मेजर करता हूं तो बेटा वहां पे मैग्नीट्यूड N2 U2 से दिखा सकता हूं, उसका दिखा सकता हूं। क्यों? अरे यहां पे देखो N1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, U1 यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ N2 की वैल्यू 1000 है, U2 यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम में जाओगे तो यूनिट अलग अलग हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नंबर बदल जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ N1 1 है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, यहाँ 1000 है। समझ में आया? सुनो ध्यान से, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ये क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो इसको बराबर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, एकदम सिंपल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मान लो जो पहला सिस्टम है उस सिस्टम में जो क्वांटिटी है उसकी कुछ यूनिट होगी, ठीक है सर भाई, बिल्कुल सही बात है। अब क्वांटिटी है, यूनिट है, उसकी डायमेंशन भी होगी। तो मैंने माना कि उसकी जो डायमेंशन है, सुन लो ध्यान से, वो m की पावर मतलब m1 की पावर a पे, l1 की पावर b पे और t1 की पावर c पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बेटा यहां पे भी बस मास को मेजर करने का सिस्टम बदलेगा, पावर नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहां पे भी a पे डिपेंड करेगा, L2 की पावर b पे डिपेंड करेगा और T2 की पावर c पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई क्वांटिटी है, लेट्स से स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अब उसको अगर आप SI में मेजर करोगे तो SI में हम स्पीड को मेजर करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम को, डिस्टेंस को मेजर करते हैं या लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो बेटा जो डायमेंशन आएगी वो आएगी L1 T-1, लेकिन L को मेजर करूंगा मैं मीटर में और T को करूंगा सेकंड में। तो यहाँ पे L की जो पावर रहेगी वो 1 रहेगी, T की पावर -1 रहेगी, लेकिन इसको मेजर करने का जो मेरा तरीका होगा वो मीटर में होगा, इसको सेकंड में होगा। अब मैं कहूँ कि स्पीड को आप मेजर करो CGS में, तो CGS में स्पीड की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन, सेंटीमीटर का मतलब है लेंथ,
अरे लेंथ ही है ना, और सेकंड का मतलब है टाइम, टाइम ही है, तो लेंथ अपॉन टाइम मतलब डायमेंशन तो अगेन L1T-1 आएगी, यानी कि यहां इस सिस्टम में जो डायमेंशन थी, इस सिस्टम में जो पावर थी लेंथ और टाइम की, दूसरे सिस्टम में भी लेंथ और टाइम की वही पावर रहने वाली है। लेकिन यहां अगर मैं लेंथ को किलोमीटर में या मीटर में मेजर कर रहा हूं तो यहां पे सेंटीमीटर में कर रहा हूं, यहां टाइम को सेकंड में कर रहा हूं, खैर यहां भी सेकंड में कर रहा हूं, कैंसल आउट हो जाएगा वो अलग बात है, बट हां ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को चेंज करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। आलू वाला एग्जांपल, साथ ही साथ N1U1 बराबर N2U2। अब मान लो कि वो जो क्वांटिटी है वो मास की पावर A पे, लेंथ की पावर B पे और टाइम की पावर C पे डिपेंड करे, तो हर सिस्टम में मास की पावर A पे, लेंथ की पावर B पे और टाइम की पावर C पे डिपेंड करेगी। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, कन्वर्ट 1 इन न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है, लिखा भी हुआ है, इनटू डायन, डायन क्या है, डायन वो डायन नहीं, डायन का मतलब CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी देख लेना 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, पता चल जाएगा तुम्हें। देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, मतलब अगर मैं 1 न्यूटन को मान रहा हूं कि, मतलब मुझे पता है कि 1 न्यूटन को मुझे डायन में कन्वर्ट करना है, मतलब CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट है न्यूटन की, न्यूटन फोर्स की, उसे मुझे CGS में कन्वर्ट करना। सुन लो जरा ध्यान से, इसका मतलब कि जो भी वैल्यू है 1 न्यूटन की, ठीक है, SI में, वही वैल्यू CGS में रहेगी, वही FPS में, वही MKS में रहेगी। अरे मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होता, नहीं होता कभी भी। तो मैं लिख सकता हूं N1U1 बराबर N2U2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। N1 की वैल्यू है बेटा 1, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, और U1 लिख देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि फोर्स है ना, तो फोर्स की यूनिट होती है, कितनी होती है फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट तो मतलब कुछ भी लिख लो, डायमेंशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखनी है, यूनिट से डायमेंशन बनाते हैं बट हाँ डायमेंशन डायरेक्ट लिखनी है। फोर्स की डायमेंशन होती है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे मैं m1 l1 और t1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे SI सिस्टम में मैं मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करने वाला हूं। N2 मुझे निकालना है कि कितना डायन होगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी, 1 न्यूटन की न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी CGS में। अच्छा CGS में भी बेटा डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, फोर्स की डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। फोर्स लेंथ मास और टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम चेंज करने से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मैग्नीट्यूड नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने माना कि मास की पावर 1 पे ही डिपेंड करेगा, लेंथ की पावर 1 पे ही और t की पावर भी -2 पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे मास को मैं मेजर कर रहा हूँगा ग्राम में, तो m2 लिख देता हूँ, इसको मेजर कर रहा हूँगा मैं सेंटीमीटर में, तो L2 लिख देता हूँ, टाइम को तो सेकंड में मेजर करेंगे तो T1 भी लिख सकते हो, बट 2 लिख दिया ऐसे ही। अब इनको थोड़ा सा चेंज कर लो, 1 एज इट इज, ठीक है, इसको लिख लो किलोग्राम की पावर 1, है ना, यूनिट लिखो इधर SI यूनिट, यह आएगा मीटर की पावर 1 और ये आ जाएगा सेकंड की पावर -2, ये आएगा। इधर लिख दो N2, यह आएगा ग्राम की पावर, मास को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को किस में करते रहे, सेंटीमीटर में, टाइम किस में करते रहे, सेकंड में, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा उधर जा रहा हूँ मैं, अब सुनना ध्यान से, इसको इसके नीचे ले आऊँ क्या, ले आऊँ क्या, N2 की वैल्यू आ जाएगी। अरे इसको इसके नीचे ले आऊँ क्या, N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मास के नीचे मास ले आओ, लेंथ के नीचे लेंथ ले आओ, टाइम के नीचे टाइम ले आओ। वैसे भी आपको पता है कि इसकी पावर -2 से इसकी पावर -2 से कैंसिल आउट हो ही गई, तो 1 इंटू यह आ रहा है किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की पावर 1 और मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर भी 1 बराबर आ रहा है N2। N2 हमने क्या माना है, CGS यूनिट में जो वैल्यू आने वाली न्यूमेरिक वैल्यू फोर्स की, ठीक है, वो ठीक। आ जाओ अब बेटा थोड़ा चेंज कर लो, क्या चेंज करना है, अरे कुछ भी चेंज नहीं करना, सुन लो ध्यान से बस। मास किलोग्राम है ना, SI यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 एज इट इज, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम लिखो, डिवाइडेड बाय नीचे ग्राम है ही, पावर कर दो 1, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर है ही, पावर कर दो 1 बराबर N2, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, 1000 इंटू 100 बराबर आ रहा है N2, 1000 की पावर 1 इंटू 100 की पावर 1,
यानी कि 1000 इंटू 100, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर 5। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 1 लाख डायन होती है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 1 लाख डायन होती हैं। अगर किसी ने परेशान कर रखा हो और उसको डायन बोलने का मन हो तो सीधा न्यूटन बोल देना कि तू भाई 1 लाख डायन के बराबर है। ठीक है, सिंपल है। ये पहला यूज था, किसका पहला यूज था? ये डायमेंशन एनालिसिस का। अब ऐसे एक क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कभी भी कन्वर्ट करवा सकता, हम कर भी देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी ये तो हम थ्योरी सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सवाल करेंगे विद बहुत सारी चीजें हैं और भी पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अगली एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, मतलब करेक्टनेस फॉर्मूला की चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं बेटा? डायमेंशन एनालिसिस को। कि मान लो कोई क्वांटिटी है x, ठीक है, और मुझे कहा गया कि x जो है ना, मुझे कहा गया कि x इज इक्वल्स टू ऐसा है a प्लस बी और इंटू सी, है ना, ऐसे कोई क्वांटिटी बना दी गई। अब मेरे को ये पता है कि जो इक्वेशन के लेफ्ट में डायमेंशन होनी चाहिए ना, वही राइट में होनी चाहिए। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि फोर्स है F, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 t-2, यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट में डायमेंशन जो है या क्वांटिटी जो है उसकी जो भी डायमेंशन होगी वो राइट में क्वांटिटी जो भी होगी उसके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, तभी इक्वेशन सही होगी। फोर्स की डायमेंशन ये है, मतलब सही लिखा हुआ है ना ये फॉर्मूला? लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। या फिर आपको ये बोल दिया जाए कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? मैं कहूंगा यार मैंने फोर्स की डायमेंशन तो याद करी हुई है, इतनी हो गई, ठीक है, लेकिन मास की डायमेंशन होती है m1, लेंथ की डायमेंशन होती है L1 t-2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो m1 L1 t-2 आ रहा है। लेफ्ट राइट में डायमेंशन सेम है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। ये तो चेक करना है, चलो चेक करते हैं। देखो 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 देखो, हमको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि वो मेजर ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि t बराबर है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। L क्या है? लेंथ है। g क्या है? L लेंथ है बेटा, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बता देता हूं। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? अभी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? t टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t की पावर 1 बराबर 2 पाई, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। अंडर रूट में लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L की पावर 1, और g क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चाहे कोई सा भी हो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो L1 t-2 ही रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? L1 से L1 कट गया, t-2 ऊपर गया तो +2 हो गया, तो अंडर रूट में t की पावर 2 आ गया। अंडर रूट से बाहर आएगा तो t की पावर 1 आ गया। तो मतलब लेफ्ट में और राइट में डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला। डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ढेर सारे सवाल दिए जा सकते, करते रहो। ढेर सारे सवाल दिए जा सकते रे, करते रहो। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, अब इसका एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सुन लो। जैसे मान लो बेटा एक इक्वेशन लिखी मैंने, कोई भी एक इक्वेशन लिखी कि x इज इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है, bt, ठीक है, प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे कोई भी इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सेम में ऐड हो सकती है या डिफरेंस हो सकता है उसका। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 किलो प्लस 4 किलो, तो आप कहोगे सर हाँ 6 किलो हो गया टोटल। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं 2 किलो प्लस 4 किलोमीटर, इसको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये मास है, लेंथ है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब कि अगर ये a में bt ऐड हो रहा है और ct स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो जो a की डायमेंशन है वही bt की होनी चाहिए और वही ct स्क्वायर की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कि a की डायमेंशन क्या है? अरे तीन चीजों को जोड़ रहे हो तो जो भी आएगा
वो वही तो होगा। मतलब 3 लेंथ को जोड़ रहे हो तो यहाँ भी लेंथ आनी चाहिए, 3 मास को जोड़ रहे हो तो यहाँ भी मास आना चाहिए। मतलब 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम को जोड़ रहा हूं तो 6 किलोग्राम ही बोलोगे ना, 6 किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, 6 किलोमीटर तो नहीं बोल सकते। ठीक है, एक बार जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सवाल हैं बेटा अपने पास डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, चेक कर लेना, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट जेई मेन और एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, देखो वेलोसिटी है v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ए बी सी डी की डायमेंशन बता दो। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। देखो लेफ्ट में क्या है, वेलोसिटी, लेफ्ट में क्या है, वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये पूरी टर्म भी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटीज का एडिशन ही वेलोसिटी बनेगा। तो ये भी इंडिविजुअली वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ए की डायमेंशन तो पता चल गया हमें, वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 T-1, खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें ये भी पता चल गया कि बीटी जो है उसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अब टी क्या है, टाइम है, तो बी इंटू टाइम की डायमेंशन होती है T1, ये होगा L1 T-1। इस टी को नीचे ले जाओगे, फिर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, तो L1 T-2 आ गया। तो b की डायमेंशन आ गया अपने पास में L1 T-2, तो b की डायमेंशन आ गया अपने पास में L1 T-2। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से, c अपॉन d प्लस टी। अच्छा देखो d प्लस टी, अब देखो टाइम में क्या ऐड हो सकता है, टाइम ही हो सकता है, तो d की डायमेंशन पता चल गई सीधी सीधी, क्या है, टाइम के बराबर है। अरे क्योंकि t फॉर टाइम है, तो टाइम में तो टाइम ही ऐड हो सकता है। ठीक है, अच्छा लेकिन c अपॉन डी प्लस टी जो है इसकी डायमेंशन होनी चाहिए किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि अगर इसमें ये ऐड हो रहा है और इसमें ये ऐड हो रहा है और टोटल निकल के वेलोसिटी आ रहा है, तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा d की डायमेंशन टाइम है, तो नीचे टाइम की डायमेंशन आ जाएगी, टाइम प्लस टाइम क्या होता है, टाइम, टाइम प्लस टाइम क्या होता है, टाइम, तो c अपॉन टाइम बराबर हो जाएगा L1 T-1। अच्छा ये -1 ये +1 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी L1। खत्म, खत्म, खत्म बेटा, खत्म है। प्रैक्टिस करेंगे हम, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इन सारे सवालों की, डोंट वरी, घबराने का नहीं है। ठीक है, मैं तो बस आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि क्या होती है। ठीक, अच्छा लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जेई मेन और जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तो समझ लो कि अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में आप कुछ क्वेश्चन खुद से कर पाओगे, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली विल बी ऑन द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक, चलो अच्छा आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटीज एस्टेब्लिश कर सकते हो, रिलेशन अमंग मल्टीपल क्वांटिटीज, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे करना है देखो जरा समझा देता हूँ, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जैसे हमें बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन F, टेंशन की डायमेंशन बोल रखी है फोर्स के बराबर है, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी डिराइव करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डिपेंडेंसी बताई हुई है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डिपेंडेंसी बताई हुई है किसके ऊपर बताई हुई है बेटा, फोर्स के ऊपर बताई गई है। ठीक है, और लेंथ के ऊपर बताई गई है, और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर बताई गई है, म्यू के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे और म्यू की पावर सी पे डिपेंड करती है। मुझे ए बी सी निकालना है, जैसे ये निकल गया बस काम हो गया, बस काम हो गया, बस काम हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो आपको एक क्वांटिटी का जब भी रिलेशन पूछा जाए दूसरी क्वांटिटीज के साथ में, तो आप क्या करोगे, आप मान लो कि वो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की पावर ए पे, किसी और क्वांटिटी की पावर बी पे और किसी और क्वांटिटी की पावर सी पे डिपेंड कर रही है, दैट्स इट। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाएगा कि आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसे हम निकाल भी नहीं सकते, और डायमेंशनल एनालिसिस की कमजोरी है ये, अगले लेक्चर में बताऊंगा। फोर्स की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे, मास पर यूनिट लेंथ की और सी पे डिपेंड कर रहा है। अब तो भैया राइट में जो डायमेंशन है, लेफ्ट में जो डायमेंशन है, सेम होनी चाहिए क्या,
फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होती है, आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है, जो क्वांटिटी यहां दी जाएगी ना उसकी डायमेंशन अपन को पता होगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? टी की पावर -1। टाइम का जस्ट उल्टा होती है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, 1/t के बराबर, टाइम की पावर -1, ठीक है, बराबर के। फोर्स की डायमेंशन पता है क्या? अब इनकी डायमेंशन लिख दो, m1 L1 T-2 पावर a आ गई। लेंथ की डायमेंशन पता है क्या? L1 पावर b आ गई। मास पर यूनिट लेंथ, म्यू की डायमेंशन निकालनी है अपन को, मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या आ जाएगी? m1 L-1, रख दो यहाँ पे, m1 L-1 की पावर c आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बेटा जो लेफ्ट में डायमेंशन है वो राइट में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना? पावर्स को, ठीक है। पहले इधर m, l और t की पावर अलग अलग करके आप लोग लिख लीजिए। यहाँ तो t की पावर -1 ही है, ठीक है, बराबर में k आ रहा है। अच्छा, m की टोटल पावर कितनी है इधर? इधर 1 की पावर a है तो m की पावर a हो गई। इधर m की पावर 1 की पावर c है, तो पावर जब पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे m की पावर c हो गई, ठीक है। तो m की पावर c हो गई, ठीक है। m की पावर एक साथ लिख लीजिए, l की पावर एक साथ लिख लीजिए, m की पावर एक साथ लिख ली, l की पावर एक साथ लिख लो, तो l की पावर हो जाएगी, चलो पहले यहाँ कर लेता हूँ मैं, सुनो, यहाँ लिख लेते हैं। m की पावर लिखो, m की पावर a है और m की पावर c है, ठीक है। l की पावर लिखो, देखो l की पावर उधर a है, इधर b है और इधर -c है, और t की पावर उधर है -2a और कहीं है नहीं, ठीक है। अच्छा, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m की पावर आ गई a + c, l की पावर आ गई a + b - c और t की पावर आ गई -2a, ठीक है। अब यहाँ रख दो, इसको रख दो। m की पावर कितनी है? a + c, l की पावर कितनी है? a + b - c और t की पावर कितनी है? -2a। आ गया, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पावर कंपेयर कर दो। लेफ्ट में m की पावर कितनी है? 0, तो राइट में भी 0 होनी चाहिए, यानी कि a + c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो a + c बराबर होना चाहिए 0, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ l की पावर कितनी है लेफ्ट में? 0, मतलब a + b - c की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो a + b - c की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अच्छा, t की पावर कितनी है इधर? देखो t की पावर कितनी है इधर? t की पावर कितनी है? -1 है, इधर -2a है, तो -2a की वैल्यू -1 होनी चाहिए, ठीक है। तो -2a की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक। कितनी आ गई a की वैल्यू? 1/2 आ गई, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ रखो, तो इस वैल्यू को यहाँ घुसेड़ दो, तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, यहाँ रख दो, a की वैल्यू 1/2 प्लस b एज इट इज, c की वैल्यू -1/2 बराबर 0, प्लस 1/2 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई -1, प्लस 1/2 और 1/2 1, इधर आ गया -1। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है वो कर रही है फोर्स की पावर a मानी थी ना, तो फोर्स की पावर 1/2 पे, लेंथ की पावर b मानी थी ना -1 पे, और म्यू की पावर -1/2, ठीक है ना। ऐसे ही माना था फ्रीक्वेंसी की, f की पावर a, l की पावर b और इसकी पावर c, डायमेंशन से इक्वल करके हमने abc की वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूला भी बन जाएगा, f = k, 1/2 को क्या बोलते हैं? √f, -1/2 को क्या l की पावर 1 को क्या बोलते हैं? 1/l, 1/l बोल सकते हैं ना, और 1/√2 क्या बोल सकते हैं? 1/√μ। अरे 1/2 √μ होता है, तो -1/2 होगा 1/√μ। अच्छा, रूट एक साथ कंबाइन कर लो, k √, अच्छा k × 1/l × f/μ,
तो f की वैल्यू आ गई k/l रूट f/μ। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का। देखो फोर्स और मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ के साथ में रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसी का। ठीक, अच्छा इसकी कमजोरी क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की? इस k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इस k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। वैसे इस k की वैल्यू एक्चुअल में आप लोग जब वेव वन और स्ट्रिंग पढ़ोगे तो आपको फील हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 1/2 पाई है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते इसे। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की कमजोरी है, वीकनेस। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट के क्वेश्चंस की। और जल्दी नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आगे आएंगी ही आएंगी साथ ही साथ, और बहुत अमेजिंग वे में अपन लोग जेईई और नीट की तैयारी करेंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में बहुत ही जल्द। वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।